आज हमारा टॉपिक है फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर। आज हम फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के कनेक्शन को सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर है इसका यूज मोटर को फॉरवर्ड वाइज तथा रिवर्स वाइज दोनों डायरेक्शन में चलाने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें मोटर के घूमने की दिशा को परिवर्तित करना है तो इस स्टार्टर की मदद से हम मोटर के घूमने की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में दो तरह की वायरिंग की जाती है। जो पहले प्रकार की जो वायरिंग होती है उस वायरिंग को हम पावर वायरिंग कहते हैं और जो दूसरे प्रकार की वायरिंग है उसे हम कंट्रोल वायरिंग कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो पावर वायरिंग है वो क्या होती है। देखो, पावर वायरिंग के द्वारा ही मोटर को पावर दी जाती है। यानी ऐसी वायरिंग जो मोटर को पावर प्रोवाइड कराती है उस वायरिंग को हम पावर वायरिंग कहते हैं। दूसरी जो वायरिंग होती है कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग किसे कहते हैं? कंट्रोल वायरिंग का यूज मोटर के स्टार्टर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यानी हमें मोटर को बंद करना है तो इस कंट्रोल वायरिंग का यूज करेंगे, या मोटर की जो डायरेक्शन है उसे चेंज करनी है तो इस वायरिंग का यूज करेंगे। यानी जो ये कंट्रोल वायरिंग है ये सिर्फ जो पावर वायरिंग है इसको कंट्रोल करके रखती है कि मोटर को कब पावर देनी है कब पावर नहीं देनी। सबसे पहले फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में पावर वायरिंग की जाती है। पावर वायरिंग जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि पावर वायरिंग वो वायरिंग होती है जिसके द्वारा मोटर को पावर दी जाती है। तो सबसे पहले हम पावर वायरिंग करते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि जो थ्री फेज मोटर है उसे चलाने के लिए थ्री फेज सप्लाई की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर RYV 3 थ्री फेज के वायर हैं। इन थ्री फेज वायरों को हम मोटर की पावर वायरिंग में कनेक्ट करेंगे। स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक 3 पोल की MCB की आवश्यकता पड़ती है। हम एक 3 पोल की MCB लेते हैं और उसे मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। MCB से निकलने के बाद इन तीनों वायरों को कॉन्टैक्टर K1 में कनेक्ट कर दिया जाता है। जो कॉन्टैक्टर K1 है वो फॉरवर्ड के लिए काम करता है, यानी मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाने के लिए यूज किया जाता है। कॉन्टैक्टर K1 में सप्लाई को RYV सीक्वेंस में कनेक्ट किया गया है, क्योंकि जो हमारा कॉन्टैक्टर K1 है ये मोटर को फॉरवर्ड वाइज घुमाता है। कॉन्टैक्टर K1 के पैरेलल में एक दूसरा कॉन्टैक्टर लगा होता है जिसे हम K2 कहते हैं। जो K2 कॉन्टैक्टर है ये मोटर को रिवर्स वाइज घुमाने के काम आता है। अब मोटर रिवर्स वाइज कैसे घूमती है कि अगर थ्री फेज मोटर में किन्हीं दो फेजों की सप्लाई हम इंटरचेंज कर दें, यानी जो थ्री फेज मोटर को हम RYV दे रहे हैं अगर किन्हीं दो तारों को उसके टर्मिनल से चेंज कर दें तो मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो R वाला वायर था वो तो पहले टर्मिनल पर ही लगाया है। जिस प्रकार जो K1 कॉन्टैक्टर के फर्स्ट टर्मिनल पे जो वायर लगा हुआ है उसी प्रकार हमने K2 कॉन्टैक्टर के फर्स्ट टर्मिनल पर जो R वाला वायर है उसे कनेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड टर्मिनल और जो थर्ड टर्मिनल है ना, इन पर हमने दो फेजों की जो सप्लाई है वो आपस में इंटरचेंज कर दी। कैसे? K1 वाले कॉन्टैक्टर में हमने बीच वाले टर्मिनल पर Y वायर को कनेक्ट किया था, जबकि K2 कॉन्टैक्टर में हम बीच वाले टर्मिनल पर ब्लू वाले वायर को कनेक्ट करते हैं। उसी प्रकार जो K1 वाला कॉन्टैक्टर है इसमें जो तीसरा टर्मिनल है यहाँ पर हमने ब्लू वाले वायर को कनेक्ट किया था, जबकि हम K2 कॉन्टैक्टर में तीसरे टर्मिनल पर येलो वाले वायर को कनेक्ट करते। K1 वाले कॉन्टैक्टर में जो सप्लाई थी वो RYV सीक्वेंस में थी, जबकि जो K2 वाला कॉन्टैक्टर है यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो गया। यहाँ पर जो सप्लाई है वो RB और Y इस सीक्वेंस में हो गई है। कॉन्टैक्टर K2 की आउटपुट को हम कॉन्टैक्टर K1 की आउटपुट में कनेक्ट कर देते हैं। K1 कॉन्टैक्टर की आउटपुट में यहाँ पर हमें R फेज मिल रहा है, यहाँ पर हमें Y फेज मिल रहा है और यहाँ पर हमें B फेज मिल रहा है। कॉन्टैक्टर K2 की आउटपुट में दो फेज इंटरचेंज हो जाते हैं। जो फर्स्ट वाला फेज है वो तो K1 का और K2 का सेम ही रहता है, यानी रेडी रहता है। लेकिन जो बीच वाले दो फेज हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि K1 कॉन्टैक्टर से यहाँ पर हमें Y फेज मिल रहा है और यहाँ पर हमें B फेज मिल रहा है। लेकिन जो K2 का कॉन्टैक्टर है उसकी आउटपुट से देखो, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू फेज आ रहा है, बी वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट है और जो Y वाला वायर है वो यहाँ पर कनेक्ट है, यानी यहाँ पर जो पावर है वो इंटरचेंज हो गई। यानी अगर हम K1 कॉन्टैक्टर को ऑन करें तो यहाँ पर हमें RYV क्रम में पावर मिलेगी। अगर K2 वाला कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर R वाले फेज की पावर मिलेगी, यहाँ पर ब्लू वाले फेज की पावर मिलेगी और यहाँ पर येलो वाले फेज की पावर मिलेगी। यानी यहाँ पर दो फेज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। उसके बाद इस कॉन्टैक्टर की आउटपुट को ओवरलोड रिलीज कॉइल की इनपुट में दे दिया जाता है। जो ओवरलोड रिलीज कॉइल होती है इसका काम होता है मोटर की ओवरलोड कंडीशन में मोटर को बंद कर देना, यानी मोटर की प्रोटेक्शन के लिए ये ओवरलोड रिलीज कॉइल लगाई जाती है। उसके बाद जो ओवरलोड रिलीज कॉइल है इसकी जो आउटपुट सप्लाई है वो मोटर को दे दी जाती है।
इस प्रकार मोटर का जो पावर वायरिंग का सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी जैसे ही हम एमसीबी को ऑन करते हैं, तो जब हम अगर केबल कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे तो इस मोटर को हमें जो पावर आरवाईवी क्रम में मिलेगी, यानी इस मोटर को जो फेज मिलेंगे वो आरवाईवी सीक्वेंस में मिलेंगे और मोटर फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में घूमेगी। जैसे ही हम K2 वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे तो मोटर में फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमें आर वाले फेज की पावर मिलेगी, यहाँ पर हमें ब्लू वाले फेज की मिलेगी और यहाँ पर हमें येलो वाले फेज की मिलेगी। जिससे क्या होगा कि मोटर की जो घूमने की डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यानी पहले मोटर फॉरवर्ड कंडीशन में घूम रही थी, अब मोटर रिवर्स कंडीशन में यानी उल्टी घूमने लग जाएगी। ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की पावर वायरिंग है। इस तरह से फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में मोटर को पावर दी जाती है। लेकिन जो ये कॉन्टैक्टर हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए हमें एक कंट्रोल वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो कंट्रोल वायरिंग होती है वो किसी एक समय पर किसी एक कॉन्टैक्टर को ही ऑन रखती है, जबकि दूसरे कॉन्टैक्टर को ऑफ रखती है। क्योंकि अगर दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन हो गए तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वायरिंग में आग लग जाएगी। तो अब हम समझते हैं कि जो कंट्रोल वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हम कोई भी एक फेज का वायर एमसीबी के आउटपुट से लेते हैं। यहाँ पर हमने रेड वाला वायर लिया है। उस रेड वाले वायर को जो ओवरलोड रिलीज कॉइल है उसके एनसी कॉन्टैक्ट में देते हैं और उस एनसी कॉन्टैक्ट से जो हमें आउटपुट मिलती है उसे हम स्टॉप पुश बटन की इनपुट में दे देते हैं। स्टॉप पुश बटन की जो आउटपुट पावर होती है वो फॉरवर्ड स्टार्ट स्विच और रिवर्स स्टार्ट स्विच इनके इनपुट में दे दी जाती है। इसके बाद जो फॉरवर्ड स्टार्ट बटन है उसकी आउटपुट को हम रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी में दे देते हैं। यानी जो हमारा रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है इसके एनसी में जो स्टार्ट पुश बटन है उसकी आउटपुट को दे दिया जाता है। उसी प्रकार जो रिवर्स स्टार्ट बटन है उसकी जो आउटपुट है उसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी में दे दिया जाता है। यानी जो K1 कॉन्टैक्टर है ये वाला इसके एनसी में दिया जाता है। उसके बाद जो K2 एनसी की आउटपुट है उसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 में दे दिया जाता है। उसी तरह जो K1 कॉन्टैक्टर की एनसी की आउटपुट हमें मिलती है उसे रिवर्स कॉन्टैक्टर के A1 में दे दिया जाता है। इस प्रकार फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और रिवर्स कॉन्टैक्टर दोनों के A1 कॉन्टैक्ट को हमें फेज सप्लाई मिल जाती है। अब जो बाकी का जो A2 वाला सिरा है, यानी जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A2 वाला सिरा और रिवर्स कॉन्टैक्टर के A2 वाला सिरा, इसको हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार जो न्यूट्रल वाला वायर है उसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A2 में और रिवर्स कॉन्टैक्टर के A2 में दे दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो कंट्रोल वायरिंग का सर्किट बनकर तैयार हो जाता है। जब हम फॉरवर्ड पुश बटन को पुश करते हैं तो जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है उसके एनसी से हमें आउटपुट मिलती है और वो आउटपुट फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 में चली जाती है। जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का A2 कॉन्टैक्ट है वो पहले से ही न्यूट्रल वायर से कनेक्ट है, तो जो ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है ये ऑपरेट हो जाता है और यहाँ से हमें पावर मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसी तरह जब हम रिवर्स पुश बटन को पुश करते हैं तो जो रिवर्स पुश बटन है उसकी जो आउटपुट फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की एनसी में होकर जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल को मिलने लगती है। जो ये रिवर्स कॉन्टैक्टर है इसकी जो कॉइल का जो दूसरा सिरा है वो पहले से ही न्यूट्रल वायर से कनेक्ट है, तो ये जो कॉन्टैक्टर है ऑपरेट हो जाता है और जो मोटर है वो रिवर्स कंडीशन में घूमने लगती है। अभी ये इंचिंग सर्किट है। इंचिंग सर्किट क्या होता है कि जब तक पुश बटन को पुश रखा जाता है यानी दबाकर रखा जाता है तब तक ही कॉन्टैक्टर चालू रहता है। जैसे ही हम इस बटन को छोड़ते हैं तो ये सर्किट ओपन हो जाता है और जो कॉन्टैक्टर है वो बंद हो जाता है। इस प्रकार की वायरिंग का यूज अधिकतर इलेक्ट्रिक कैनों में होता है। अगर हमें इसे नॉन इंचिंग सर्किट बनाना है, नॉन इंचिंग सर्किट का क्या मतलब होता है कि अगर हम इस पुश बटन को छोड़ भी दें तो भी हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड रहे। यदि हमें फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को होल्ड करना है तो हम फॉरवर्ड पुश बटन की इनपुट से पावर लेते हैं और उसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनो में दे देते हैं। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनो से जो हमें आउटपुट मिलती है उसे वापस फॉरवर्ड पुश बटन के आउटपुट में दे दिया जाता है। ऐसा करने से जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो जाता है। उसी तरह हम रिवर्स पुश बटन की जो इनपुट है उसे हम जो रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनो में देते हैं और वहाँ से जो हमें आउटपुट मिलती है वापस उसे रिवर्स पुश बटन के आउटपुट में दे दिया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है वो भी होल्ड हो जाता है। तो इस तरह से हमारा फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बनके तैयार हो जाता है।